अच्छा, अब हमारे पास है हाइपरकैलेमिया की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के जो कॉजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं? वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग में क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो बॉडी में क्या H+ आयन निकल रहा है, तो बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होगा तो क्या होगा? पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एंड देन 2C's की कंडीशन है कशिंग्स यानी हाई कॉर्टिसोल और कॉन्स यानी हाई एल्डोस्टेरोन। ठीक है। फिर रिनाल है। रिनाल में हमारे पास बार्टर सिंड्रोम आता है जो कि न्यूनेट चिल्ड्रन और जो है वो एडल्ट स्टेज में होता है। ठीक है, मतलब कि एडोलिसेंट वगैरह में। उसके बाद सम फीचर्स है कि क्या होता है? फेंटिंग होती है, टायर्डनेस होता है, वीकनेस होती है, लेग क्रैम्प्स होता है और यू वेव्स नज़र आती है। हाइपोकैलेमिया में हमें यू वेव्स नज़र आती है ECG में। ठीक है, इन्वर्टेड T वेव्स कहा जाता है इसको। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम हमारे पास 3.5 से 5 तक होती है मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, इफ़ पोटेशियम जो है वो लेस दैन 2.5 हो जाए या फिर लेस दैन 3 विद ECG चेंजेस आए और यू वेव हमें नज़र आए तो हम क्या देते हैं इसमें IV पोटेशियम क्लोराइड देना है। ठीक है, जबकि हाइपरकैलेमिया में हम लोग IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे थे टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द एरिथमियाज, और इसमें हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट जो है वो IV पोटेशियम क्लोराइड दे देते हैं। ठीक है, इन 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन IV इन्फ्यूजन। ठीक है, अगर पोटेशियम जो है वो ग्रेटर देन 2.5 है और कोई ECG चेंजेस नहीं है तो हम ओरल सप्लीमेंट पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। अगर ECG चेंज है और लेस देन 2.5 है तो IV पोटेशियम क्लोराइड। अगर पोटेशियम ग्रेटर देन 2.5 है विदाउट ECG चेंजेस तो ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट। ठीक है, रिमेंबर टू ऑर्डर मैग्नीशियम एंड ABGs टू एक्सक्लूड मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। हमें मैग्नीशियम और ABGs भी करवानी होगी ताकि हम मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस को रूल आउट करें, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हुई होगी तो इसकी मैनेजमेंट भी करनी होगी। एग्जाम्पल, एन ओल्ड पेशेंट हु कंप्लेन्स ऑफ रिकरेंट फेंटिंग एपिसोड इज़ फाउंड टू बी हाइपोकैलेमिक, पोटेशियम इज़ 2.7, तो हम क्या देंगे? पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। ठीक है, तो फेंटिंग, टायर्डनेस, वीकनेस, लेग क्रैम्प्स एंड यू वेव ऑन ECG। फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। फर्स्ट इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है? IV फ्लूइड सोडियम क्लोराइड फॉलोड बाय IV इन्फ्यूजन ऑफ रेगुलर इंसुलिन। हम क्यों IV फ्लूइड नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है इसमें? ठीक है, नॉर्मल सेलाइन इसलिए तब दिया जाता है जब हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 है। ठीक है, तो 1 लीटर IV नॉर्मल सेलाइन ओवर 10 to 15 मिनट्स रैपिडली। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 हो जाए तो वही 1 लीटर IV नॉर्मल सेलाइन ओवर 1 मिनट। ठीक है, लेस देन 90 पर 10 to 15 मिनट्स पे देना है और ग्रेटर देन 90 पर 1 आवर्ली देना है। द डिफरेंस इज़ द ड्यूरेशन। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स वर्सेज 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। काइंडली रिमेंबर द लिंक बिटवीन DK एंड SGL2 इनहिबिटर्स, जिसमें ग्लिफ्लोजिन आ जाता है। SGL2 इनहिबिटर्स ग्लिफ्लोजिन का एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये जेनाइटल इन्फेक्शंस करवाते हैं, जिसमें ब्लैनोपोस्टाइटिस आ जाता है, जिसमें इरिथमा एंड इचीनेस होती है ऑन द पेनिस ग्लैंड्स एंड परप्यूस। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब क्या है कि केजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ आफ्टर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज या सिग्निफिकेंटली लो BMI देते हैं तो आपने किसके बारे में सोचना है? हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया के बारे में। हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में क्या होता है? हाई प्रोलैक्टिन होता है। और हाइपोथैलेमिक फेलियर में क्या चीज़ होती है? डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से डिक्रीज FSH, LH एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज ईस्ट्रोजन। टू सम अप, if a lady present with secondary amenorrhea after it has been established that she had menstruation in the past but not anymore, plus history of stress या excessive exercise है, तो think for hypothalamic amenorrhea। ठीक है, आ डायबिटिक पेशेंट हैज़ गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, गैस्ट्रिक कैंसर है वो मेटफॉर्मिन पे और इंसुलिन पर है। नाउ शी डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, तो आपने क्या करना है? रिड्यूस द डोज ऑफ इंसुलिन।
इन डायबिटीज़ पेशेंट हु इज़ ऑन मेटफॉर्मिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और उसको रिपीटेड हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आ रहे हैं तो आइदर आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के डोज को रिड्यूस करना है या इवेंचुअली उसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो है वो एग्रेसिव कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ जो है वो अनसूटेबल होता है, जो पेशेंट जिसको कैंसर वगैरह हो, ठीक है। तो हमें जो है ना लोएस्ट पॉसिबल डोज ऑफ इंसुलिन दिया जाता है या फिर उसे रोक दिया जाता है। हाइपोकैल्सीमिया है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। हाइपरकैल्सीमिया है तो आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड पहले दिया जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया में याद रखना पहले आपको आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन दिया जाएगा पेशेंट को। फिर एक पेशेंट है जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस है एंड ही इज़ ऑलरेडी टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो आप उसको क्या दोगे, जनरलाइज मैंने बताया था कार्बिमाजोल ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइल थायोरेसिल। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन जनरल इस कार्बिमाजोल एक्सेप्ट इन 2 केसेस जहाँ पे हम प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। एक तो वोमेन प्री कॉन्सेप्शन में हो या वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो या पोस्टपार्टम हो या फिर थायराइड क्राइसिस हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेवर यूज़ रेडियो एक्टिव आयोडीन इफ़ देयर इज़ ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वुमेन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसका जो है TSH लो है, इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज़म हाइपरथायरॉयडिज़म है, तो हमें पेशेंट को क्या देना है, प्रोपाइल थायोरेसिल देना है, ठीक है। पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है, प्रेजेंट करती है पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया एंड ट्रेमर्स के साथ और उसका TSH क्या है, लो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस कहते हैं इन द हाइपोथायरॉयडिज़म फेस। तो इसको मैनेज करने के लिए पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस के मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है, प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस में आपको कोई जो है वो एंटी थायरॉयड मेडिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ख़ुद ही रिजॉल्व हो जाता है 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। लेकिन हाइपोथायरॉयड फेस पहले हाइपरथायरॉयड का फेस आता है पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस में और फिर इनिशियली हाइपरथायरॉयडिज़म होता है और फिर जो है लेट स्टेज पे हाइपोथायरॉयडिज़म होता है। हाइपरथायरॉयडिज़म को आपने ट्रीट नहीं करना, लेकिन अगर हाइपोथायरॉयड फेस डेवलप हो जाती है तो आपने लेवोथायरोक्सिन देना है, ठीक है। फिर थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ आर पॉजिटिव। अगर पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस के साथ पेशेंट आते तो कौन सी एंटीबॉडीज़ में पॉजिटिव होगी, थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ इसमें पॉजिटिव होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पेशेंट प्रेजेंट करती है कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन के साथ। आपने किसके बारे में सोचना है, हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में। टी स्कोर बाय डेक्सा स्कैन अगर -2.5 या लोअर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टियोपोरोसिस में हम लोग क्या करते हैं, बिसफॉस्फोनेट दिया जाता है जिसमें हमारे पास एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, जोलिड्रोनेट वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट है जो कि मेटफॉर्मिन पे है और ग्लिकलेजाइड पे और ही कीप्स गेटिंग डिजी एंड हाइपोग्लाइसेमिक अटैक। हमें पता है ग्लिकलेजाइड सल्फोनाइल यूरियाज होता है, सल्फोनाइल यूरियाज हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। तो हमें अगर 2 मेडिसिन पर हो तो हमें किसको स्टॉप करना है, सल्फोनाइल यूरियाज को स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हमने पहले भी कर ली तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। उसके बाद अगर एक पेशेंट है जिसका हाई BMI ओबीज़ है और उसका हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आया तो व्हाट शुड बी डन, रिपीट द टेस्ट इन वीक्स यूजुअली आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट 2 टेस्ट नीडेड टू कंफर्म डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अच्छा, 22 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट कर रही है ऑफ हर हाई वेट, शी आस्क फॉर हेल्प ऑफ हर ओबेसिटी, व्हाट शुड बी इनिशियली डन, लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन। एक पेशेंट है विथ लंग कैंसर, नाउ प्रेजेंट विथ कन्फ्यूजन अमंग द लैब एबनॉर्मलिटी, देयर इज सीरम सोडियम ऑफ 128, हाइपोनेट्रीमिया। यू शुड रिमेंबर के लंग कैंसर की पेशेंट आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, और कन्फ्यूजन हो रही है उसकी और लैब सीरम सोडियम जो है वो 128 आ रहा है, हाइपोनेट्रीमियम।
तो इसका मतलब क्या है, ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्मॉल सेल लंग कैंसर करवाता है हमारे पास सियाड एंड कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो मेन स्टेज ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। अगर ये फेल्ड हो जाती है सियाड में तो आपने क्या करना है, टोलवेप्टम या फिर डेमिक्लोसाइक्लिन देना है। रिमेंबर डैट स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग क्या करवाता है, सियाड या फिर कशिंग, और स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग हाइपरकैल्सीमिया भी करवा सकता है। तो सियाड की कंडीशन में हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है, लो सोडियम, लो सीरम ऑस्मोलैलिटी एंड हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडियस में हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया और लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है। ठीक है, दिस यूरिन ऑस्मोलैलिटी इन डायबिटीज़ इंसिपिडियस इज़ इंक्रीज आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन। तो इसका मतलब जो लीजन्स हैं वो कहाँ पर है, सेंट्रल है। ठीक है, क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडियस है, अगर आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन हमारे पास यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है। पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है विथ पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया और ट्रेमर्स के साथ प्रेजेंट करिए। उसका TSH लो है। इट इज़ पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस इन दी हाइपरथायरॉइडिज्म फेस। आपको क्या करना है, बीटा ब्लॉकर्स देना है। देन ये हमने पहले भी कर लिया तो हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, ये चीज़ भी हमने रिपीट कर लिया कि आप पेशेंट प्रेजेंट विथ वेट लॉस डिस्पाइट ईटिंग वेल और फाइन ट्रेमर्स आ रहे हैं, कोई नेक स्वेलिंग नहीं है, तो इट इज़ लाइकली हाइपरथायरॉइडिज्म, कार्बिमाजोल देंगे। ठीक है, लेकिन कोई प्रेग्नेंट वोमेन आई है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विथ वेट लॉस और डिस्पाइट ईटिंग वेल, फाइन ट्रेमर्स, नो नेक स्वेलिंग, आपने क्या करना है, प्रोपाइल थायोरेसिल देना है। ठीक है, उसके बाद पोस्टपार्टम वो फीमेल आई है डिलीवर्ड 2 मंथ अगो, प्रेजेंट विथ पैल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स और उसका TSH जो है वो लो है। आपने बीटा ब्लॉकर्स देना है टू कंट्रोल सिम्टम ऑफ पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस। ठीक है, उसके बाद 55 ईयर ओल्ड man was found to have high blood glucose post operatively. A few days later his glucose was found to be normal, that is stress hyperglycemia. ठीक है, अ फीमेल प्रेजेंट विद ग्लैक्टोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, लॉस ऑफ लिबिडो, ऑर्डर प्रोलैक्टिन लेवल लाइकली हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, और 45 ईयर ओल्ड वोमेन फीमेल प्रेजेंट विद इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज यूरिनेशन, हर कैल्शियम इज़ 2.9। ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो 2.1 से 2.6 होता है, फॉस्फेट इज़ 0.7, नॉर्मल क्या होता है 0.8 से 1.7, फॉस्फेट इज़ नॉर्मल, फॉस्फेट थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, हर पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ 8.4, नॉर्मल क्या होता है 0.8 से 8.5। ठीक है, द लाइकली डायग्नोसिस इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो हाई नज़र आ रहा है और फॉस्फेट जो है वो लो है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम हाई होगा और फॉस्फेट लो होगा और पैराथायरॉयड हार्मोन भी नॉर्मल है? तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पैराथायरॉयड एडिनोमा, जिसमें हमें पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल भी मिल सकता है और हाई भी मिल सकता है। कैल्शियम इसमें हाई होता है, फॉस्फेट इसमें लो होता है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन हाई होता है ड्यू टू एग्जिस्टिंग हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, और कैल्शियम लो भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, और फॉस्फेट क्या होता है, हाई होता है नॉर्मल। और जो टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उसमें एंड स्टेज रिनाल फेलियर होता है। ठीक है, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन है, कैल्शियम है, फॉस्फेट्स है, ये सब कोई क्या होता है, हाई होता है। टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अकर ड्यू टू एंड स्टेज रिनाल डिजीज़। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो है वो आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल या इंक्रीज़ हो सकता है, कैल्शियम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और फॉस्फेट डिक्रीज़ हुआ होता है। विटामिन डी का लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। कमेंट्स इन 85% a solitary parathyroid adenoma is present in the case of primary hyperparathyroidism. So important differential diagnosis is familial hypocalciuric hypercalcemia. ठीक है, अच्छा,
उसके बाद प्राइमरी है ना, सिर्फ याद रखना एक ही चीज़ बढ़ी हुई होगी, वो चीज़ क्या है, कैल्शियम। सेकेंडरी है, दो चीज़ें बढ़ी हुई होंगी, पैराथायरॉयड हार्मोन और फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम भी कम होगा, विटामिन डी भी कम होगा। कॉजेज़ क्या होते हैं सेकेंडरी के, क्रॉनिक रिनल फेलियर, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तीनों चीज़ें बढ़ी हुई होंगी, पैराथायरॉयड भी, कैल्शियम भी, फॉस्फेट भी, लेकिन विटामिन डी चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी, सब में कम होते हैं। और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किस वजह से होता है, एंड स्टेज रिनल फेलियर की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद 2 important points on congenital adrenal hyperplasia which is autosomal recessive condition. It may present in neonate and children with the following features. अगर फीमेल की ambiguous genitalia है, ठीक है, मेल में पेनाइल इंलार्जमेंट या हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, इन्फेंट मेल में सॉल्ट वेस्टिंग हो रही है ड्यू टू एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, वॉमिटिंग, वेट लॉस, लिथार्जी, डिहाइड्रेशन, सोडियम का कम हो जाना और पोटेशियम का इंक्रीज़ हो जाना। तो इफ दिस स्टेम वी ऑर्डर एल्डोस्टेरोन लेवल, ठीक है। और दूसरा केस है अडल्ट में, मेल में नो साइंस, मे बी हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नॉट आस्क्ड इन एग्जाम बिफोर, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन दी हुई है, तो हो सकता है कि ड्यू टू इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो रहा हो। फीमेल में हिर्सुटिज्म है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द फेस, चेस्ट और बैक, एक्नी, अर्ली प्यूबर्क, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो वी ऑर्डर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि increase 17 hydroxy progesterone will converted into androgens, then testosterone, then androstenedione, ठीक है। Also remember the commonest cause of congenital adrenal hyperplasia is 21 alpha hydroxylase deficiency, ये याद रखना, 21 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेज डेफिशिएंसी इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिमेंबर डैट इन पॉलीसिस्टिक पीसीओज में पेशेंट जो है वो इनएबिलिटी टू कंसीव, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, एक्नी एंड इंक्रीज एलएच के साथ प्रेजेंट करेगी। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हम हमेशा पेल्विस अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है कंडीशन के, एक यंग फीमेल है, उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है ऑन हर फेस एंड चेस्ट, शी रीच्ड प्यूबर्क अर्ली एट एज 11 years, her menstrual period are irregular and infrequent, she also has acne on the face, her BMI is 23, her BP is normal, ठीक है। तो लाइकली डायग्नोसिस इज कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। देखो हम यहाँ पर पीसीओएस क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि देखो एक तो इसका BMI ठीक है, ठीक है, दूसरा इसमें एक्नी की कोई कंप्लेन नहीं है, हिर्सुटिज्म आ रहा है, सही है। और उसके अलावा जो है ओलिगोमेनोरिया की कंप्लेन है पेशेंट को, और जो है अर्ली प्यूबर्क एट एज 11, पर ये उस प्यूबर्क की हो गई है, वैसे 13 या 14 ईयर्स पर होती है। तो इट इज़ कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है। दिस इज़ नॉट अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, रिमेंबर इन PCOS द पेशेंट इज़ यूजुअली ओबीज विच इज़ नॉट द केस हियर, हर BMI इज़ 23 विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। इन PCOS द LH इज़ हाई, LH इज़ टू FSH रेशो जो है वो ग्रेटर देन 2:1 होगा, विच इज़ नॉट गिवन हेयर, ठीक है। अच्छा, वैसे हम BMI आपको याद ही होगा कि 18.5 से 24.9 इज़ नॉर्मल BMI और लेस देन 18.5 इज़ अंडर वेट कहलाता है, ठीक है। ओवर वेट क्या होता है, 25 से 29 आ रहा है,
और ओबीस क्या होता है 30 से 34.9 अगर आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 54 ईयर ओल्ड मैन है, नोन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, मेटफॉर्मिन पे है, रेमिप्रिल एंड बाइसोप्रोलोल ले रहा है। उसका ब्लड प्रेशर 135/88 है एंड उसका बीएमआई जो है वो 30 kg है। लैब्स करवाया तो यूरिया 7 है, क्रिएटिनिन जो है 140 आ रहा है, जेफआर जो है वो 65 है, कम हुआ हुआ HbA1c 48 है, 52 आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्टली आप लाइफ स्टाइल मेडिफिकेशंस करवाओगे क्योंकि उसमें मेडिकेशन की हिस्ट्री है। देन HbA1c ऑर्डर करवाओगे। अगर स्टिल आपको हाई मिल रहा है तो आपने जो है वो एक और हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ऐड करवा देनी है। अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी मेटफॉर्मिन पे है और ना उसका जो HbA1c है वो हाई है, ठीक है, बट लेस देन 58 है, तो आपने क्या करवाना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी मेटफॉर्मिन पे है और उसका HbA1c ग्रेटर देन 58 आ रहा है तो आपने क्या करना है, अनदर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ऐड करना है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें किन किन में करवाना है कि जो बिल्कुल जिनका नया केस हो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का और ऑलरेडी पेशेंट जो है वो मेटफॉर्मिन या फिर HbA1c उसका हाई आ रहा हो बट स्टिल लेस देन 58, नॉट वेरी हाई, व्हेन टू कंसीडर अनदर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। अगर उसका मेटफॉर्मिन जो है वो मेटफॉर्मिन पे है लेकिन HbA1c ग्रेटर देन 58 आ रहा है, सही है। तो ये हमने बहुत बार कर लिया है लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट के सिनेरियो कि 54 ईयर ओल्ड लॉरी ड्राइवर मैन है, नोन केस ऑफ डायबिटीज़ है एंड हाइपरटेंशन है, मेटफॉर्मिन पे, रेमिप्रिल और बाइसोप्रोलोल पे। उसका ब्लड प्रेशर 135/88 है और बीएमआई 30 है। यूरिया 7 आ रहा है, क्रिएटिनिन 140 है, जीएफआर जो है वो 50 है, HbA1c 58 है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपने यहाँ पर नहीं करवाना है क्योंकि HbA1c इज़ ग्रेटर दैन 54 ना, इस जो है वो 58 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एडिशनल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिफिकेशन ऐड करना है। सल्फोनाइल यूरियाज नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट इज़ ओबीज विथ इम्पेयर्ड रिनल फंक्शन, ठीक है। SGLT2 इनहिबिटर्स भी आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि GFR जो है वो कम हुआ हुआ है, ठीक है। लेस इंसुलिन भी नहीं दे सकते क्योंकि अनलेस 3 ड्रग्स आर रिक्वायर्ड आल्सो इट इज़ नॉट आइडियल। फिर हम क्या करते, द सेफेस्ट ऑप्शन इज ग्लिप्टिन्स, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन BMI एंड सेफ इन रिनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। जिसमें ग्लिप्टिन्स किस में आते हैं, DDP4 इनहिबिटर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये मैं दोबारा नहीं कर रही, हमने कर लिया है बार बार। नेक्स्ट केस है कि एक पेशेंट है जिसका BMI जो है वो 35 है, HbA1c 56 है और कोई हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम नहीं है। ऑलरेडी जो उसने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, मेटफॉर्मिन, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट निमोनिक फॉर हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, ये हम लोगों ने जो है वो पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो हम इसको दोबारा से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है कि वुमेन है विद 6 मंथ हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, प्रेगनेंसी टेस्ट उसका नेगेटिव है, शी इज़ फिज़िकली फिट एंड इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। आपको यहाँ पर स्ट्रेस की एक कंडीशन दे दी है। उसका एस्ट्रोजन 80 आया है, FSH भी बिगड़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन जो है वो बढ़ा हुआ आया है, तो हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया इसको। तो इसमें हमेशा हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में क्या होता है, हाई प्रोलैक्टिन आता है, ठीक है। उसके बाद 37 ईयर ओल्ड वुमेन है और उसने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो 6 मंथ पहले लेना स्टॉप किए हैं। नाउ जो है वो एमेनोरिक है सिंस देन। उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, प्रेगनेंसी नेगेटिव आई है, FSH अपर नॉर्मल है, LH नॉर्मल है और जो है प्रोलैक्टिन 550 है, ठीक है, नॉर्मल है। लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो भी नॉर्मल है। BMI 24 है। व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ हर एमेनोरिया,
तो इट इज़ द पोस्ट पिल एमेनोरिया। पोस्ट पिल एमेनोरिया मतलब FSH LH प्रोलैक्टिन आर नॉर्मल और माइल्डली एलिवेटेड, ठीक है। PCOS में क्या होता है, हाई BMI, हाई LH वगैरह होता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में 2 सेपरेट रिजल्ट आपको चाहिए होता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। FSH ग्रेटर देन 25 आना चाहिए। अगर प्रोलैक्टिनोमा सस्पेक्ट आप कर रहे हो तो प्रोलैक्टिन जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई आना चाहिए, ग्रेटर देन 1000। या अगर हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया कंसीडर कर रहे हो तो ऑल ईस्ट्रोजीन, BMI, LH, FSH सब की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और स्पोर्ट और स्ट्रेस की जो है वो आपके पास हिस्ट्री होगी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट केस है कि 79 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट करती है इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीयूरिया, कॉन्स्टिपेशन ऑफ 2 weeks, then there is increased confusion over the last 3 days she had left mastectomy for breast carcinoma, she is taking fluoxetine, ठीक है। फ्लुक्सेटिन इज SSRI। टेम्परेचर कितनी, 36.9, हार्ट रेट 100 है, रिड्यूस स्किन टर्गल है, कोई पेपिलर एडिमा और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं है, यूरिन एनालिसिस पे ट्रेस ऑफ कीटोन्स मिले। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? लाइकली डायग्नोसिस का इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीयूरिया, कॉन्स्टिपेशन 2 weeks बैक, एंड देन आपके पास जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा की भी हिस्ट्री है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होता है, लिथार्जी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन मेंशन कर दिया। GIT में कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, और रेनाल में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ECG पे शॉर्ट QT इंटरवल। तो बोन मेटास्टेसिस कॉमन इन ब्रेस्ट कैंसर, तो इट इज़ हाइपरकैल्सीमिया। देन नेक्स्ट केस है कि 64 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट करती है विथ कन्फ्यूजन, शी हैड कफ फॉर 1 month विथ वेट लॉस। सीरम कैल्शियम कितना है, 3.4 है, नॉर्मल 2.1 से 2.6 होना चाहिए। व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट इन हाइपरकैल्सीमिया? तो आपने IV 0.9% सलाइन इन्फ्यूजन देना है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन, देन बिसफॉस्फोनेट हम देते हैं जिसमें एलिंड्रोनेट, पैमिड्रोनेट आ जाता है, ठीक है। स्क्वायमस वो स्मॉल सेल कैंसर भी हमारे पास जो लंग का है वो पैराथायरॉइड लाइक मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है जो कि हाइपरकैल्सीमिया करवा सकता है। देन अनदर केस है मैन विद BMI ऑफ 31 एंड HbA1c 56, 3 month लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वॉज ट्राइड, लेकिन स्टिल HbA1c बढ़ा हुआ रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज़ द मेटफॉर्मिन, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये हमने बार डिस्कस कर लिए, तो हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट केस है 33 ईयर ओल्ड वुमेन विथ वेट लॉस ऑफ 6 kg हैज़ फाइन ट्रेमर, TSH जो है वो डिक्रीज़ आया है, T3 and T4 इंक्रीज़ आया है। व्हाट टू गिव इस कार्बिमाजोल, ठीक है। और डायबिटिक मैन है वॉज फाउंड अनकॉन्शियस, उसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो 1.7 आया है, और नाउ ही हैज़ डज नॉट मेंटेन IV एक्सेस, इसका मतलब सीजर्स वगैरह पर आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर ब्लड शुगर आपके पास बिलो 4 आ जाए तो इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस तो आपने क्या करना है, 75 जो है मिलीलीटर ऑफ 20% ग्लूकोज IV देना ओवर 10 to 15 मिनट, और 50 मिलीलीटर ऑफ 10% ग्लूकोज देना ओवर 1 to 2 मिनट्स। या फिर अगर आपके पास IV एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो आप 1 mg ग्लूकागोन IM या फिर सबकुटेनियसली दे सकते हो। देन द क्विक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।